नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है इंडियन रेनेसा का। ठीक है, इसमें हम पुनर्जागरण, जो भारतीय पुनर्जागरण था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने हैं, इसमें हमें पढ़ना है जो समाज सुधार हुआ। ये टॉपिक तो भारत के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे वो तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, ये उसके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। तो समाज सुधार, धर्म सुधार, ये चीज़ें उसके जीवन का हिस्सा ही होना चाहिए। ये चीज़ उसको पढ़नी ही चाहिए। लेकिन हमें इसे सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से ना पढ़ के इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सुधारक हुए, उन्होंने क्या सुधार किया, उन्होंने क्या संस्था बनाई, ये सब पढ़ेंगे। अब इसके लिए अब अपने चारों ओर नज़र घुमाइए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपको चलिए नहीं पता, पर आप मेंस लिख रहे हैं, आपको इतना पता ही होगा। पर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तो आप चारों ओर नज़र घुमाइए। आपको समाज में जो जो कुरीतियाँ देखने को मिल रही होंगी। बाल विवाह आज भी होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सती प्रथा आज नहीं होती, तब होती थी। ठीक है, दास प्रथा तब थी, अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि भ्रूण हत्या तो आज भी होती है, अब तब भ्रूण हत्या नहीं होती थी। ठीक है, भ्रूण हत्या आज के समय की सामाजिक होती है, तब भ्रूण हत्या से नहीं होती थी, क्योंकि तब वो आपका मतलब वो जांच नहीं हो पाता था ना, सोनोग्राफी नहीं हो पाती थी वाली। लेकिन तब क्या होता था, शिशु हत्या होती थी। ठीक है, अब शिशु हत्या कैसे हो रही है, बच्ची पैदा हुई तो उसको क्या करते थे, दूध में डुबोल के मार दिए, पवित्र तरीके से मार रहे हैं ना, या फिर उसको खटिए के नीचे, जो खटिया होता है चारपाई होती है, ठीक है, तो उसके मतलब समझिए आपकी जो दादी है वो, अच्छी खटिया नहीं बनी यार, खटिया अच्छे से बना लेते हैं पहले अपन। चलिए खटिया में टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। हाँ, तो जो खटिया का ये जो मान लीजिए ये पाया है, तो इसके नीचे बच्चे को रख के, बच्चे को उसके नीचे रखा, फिर इसके ऊपर खटिया रखी और यहाँ दादी बैठ गई। ठीक है, इस तरीके से ही मारा जाता था। तो ये चीज़ें चलती थी। अब दादी बैठ जाए, मम्मी बैठ जाए, पापा बैठ जाए, मम्मी तो नहीं बैठती रही होगी, है ना, मतलब कितने कठोर लोग होते होंगे। तो ये इस तरीके से ये सब कुरीतियाँ चलती थी। धार्मिक में देखिए आप, कर्मकांड चल रहे हैं अच्छे खासे, जैसे आप देखिए उत्तर वैदिक काल में चलने लगे थे। फिर उसके बाद क्या चल रहे हैं, उसके बाद देखिए कि जो अंधविश्वास है वो बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। फिर ब्राह्मणवाद फैला हुआ है। तो ब्राह्मणवाद अच्छा भी होता है, लेकिन ये जिस तरीके से उस समय फैला हुआ था वो बहुत ही भयानक था। फिर समाज में विधवा जो विवाह है, तो विधवा का विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए चला। तो ये तमाम चीज़ें आप चारों ओर अपने नज़र दौड़ाइए। आज के ज़माने में भी देखिए ना कि आदमी जो विधवा स्त्री होती है उसको क्या क्या नहीं बोलता है, उसके प्रति क्या क्या नहीं सोचता है। तो आप आज के ज़माने, बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं आ गए हैं, है ना। हम ये बात कर रहे हैं लगभग मान लीजिए राजा राम मोहन राय से, मतलब 1829 में उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा 1800 से लेके 1900 ले लो और 1900 से लेके 2000 ले लो। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 250 साल भी पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सब तो आज ही मौजूद है डीएनए में इंसान के पैट्रियार्की। तो ये देखिए क्या होता था ये, कि इस सामाजिक स्तर पे स्त्री के साथ, और अन्य देखेंगे अब स्त्री के साथ सती प्रथा चल रही है। ठीक, पति खत्म हो गया तो पत्नी को भी चिता में जल के मर जाना चाहिए। बाल विवाह हो रहे हैं। उसके बाद अच्छा, बाल विवाह होने से होता क्या था, अच्छा बाल विवाह, इंसान बोल रहा है बाल विवाह हो जाता है तो क्या दिक्कत है। अब बाल विवाह दो तरीके का हो रहा है। एक तो दो बच्चे हैं, उनका बचपन में विवाह हो गया, मतलब दोनों की उम्र मान लीजिए 12 साल 8 साल या 8 साल 15 साल, इतनी उम्र है, ये गैप है। और वहीं दूसरा मान लीजिए कि 12 साल या 10 साल की बच्ची है, उसका 80 वर्ष के पुरुष के साथ विवाह हो गया। तब इसकी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ही नहीं ना, पर इसकी तो कितनी है ना। लेकिन अगर ये विधवा हो जाएगी, ये विधवा हो गई मान लीजिए 14 साल की उम्र में, तो इसको जीवन भर, अगर आपने प्रेम रोग मूवी देखी होगी ऋषि कपूर की, ये गलियां हैं चौबारा वाली, तो देखिए उसमें उसको घर के बाहर अलग से बैठा देते हैं, सफ़ेद साड़ी पहने रहती है, उसको पूरे तरीके से किनारे कर देते हैं। तो वो विडो रीमैरिज के ऊपर कितनी अच्छी मूवी बनी है वो। तो ऐसा ही इसका जीवन हो जाएगा। तो ये 14 साल की बच्ची है, इसने क्या बिगाड़ा है। ठीक, इसके बाद आप देखिए कि ये जो इस उम्र में शादी हो रही है, तो इनकी प्यूबर्टी तो अभी आई नहीं। चलिए ठीक है, अब प्यूबर्टी अभी नहीं आई, अभी बच्ची 14 साल 15 साल की उम्र में गर्भवती हो जाएगी। और ये इसकी मतलब इसके कितने चांसेस हैं कि जन्म देते बच्चे को
जन्म देते समय मर जाए, बच्चा पेट में मर जाए, ये तमाम चीज़ें हो जाए, तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब के बारे में तो अभी सोच रहे हैं, लेकिन तो तब से होता आ रहा था ना। ठीक है। इसके बाद अशिक्षा, मतलब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी प्रतीक गांधी की जो उसमें उस पिक्चर में था, सॉरी वो स्कैम 1992 वाली वेब सीरीज में था, हर्षद मेहता जिसने रोल किया था, तो उसकी एक मूवी आ रही है फुले, ज्योतिबा फुले के ऊपर, तो आप देखिएगा उसमें जो सावित्रीबाई फुले थी वो 2 साड़ी लेकर के चलती थी और वो बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा पे काम करती थी, तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। तो उसके बाद फिर वो क्या करती थी कि वो वापस मतलब लौटते समय दूसरी साड़ी पहनती थी, जाते समय दूसरी साड़ी पहनती थी, मतलब गोबर मार के उनकी साड़ी गंदी कर दी जाती थी, तो वो 2 साड़ियाँ रख के जाने लगी थी। आज के ज़माने में कोई होता या जो लोग होते हैं, कोई ये बोल देता है कि अरे तुम क्या पीएससी की तैयारी करोगे, तो आदमी तैयारी छोड़ देता है। ठीक है। ये करने की जगह कि ज़्यादा प्रयास करे, मेहनत करे, वो उसकी बात में आ जाता है। वहीं दूसरा देखिए, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहे थे और विधवाओं के साथ गलत हो रहा था, उनको टकला कर दिया जाता था। तो सावित्रीबाई फुले बोलती है ना कि विधवा होना तो भाग्य में लिखा है, लेकिन टकला होना तो भाग्य में नहीं लिखा ना, मुंडन होना तो भाग्य में नहीं लिखा, तो ये क्यों किया जा रहा है। फिर शिशु हत्या, जैसे मैंने इधर बताया, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ थी। वही अन्य में हम देखें तो छुआछूत और दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है। और भी जो जिसको तथाकथित निम्न जाति माना जा रहा है उन लोगों के द्वारा, तो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी और कुरीतियाँ हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। फिर धर्म में कर्मकांड, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, ये सब चीज़ें चल रही हैं। फिर इस्लाम धर्म में भी जो फैली रूढ़ियाँ हैं वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो ये हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारे मतलब ये चैट जीपीटी के द्वारा जनरेटेड इमेज है, तो इसमें अपन बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विवेकानंद हो सकते हैं या क्या ब्ला 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 हो सकते हैं। ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य बिंदु क्या थे, तो पहला तो ये देख लेते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक सांस्कृतिक जागृति की अवधि को संदर्भित करता है। ये 19वीं शताब्दी का टाइम टेबल है ये, जब भारतीय समाज में पश्चिमी विचारों और आधुनिक शिक्षा से प्रभावित सुधार हुए। ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक जागृति की एक अवधि थी, जो भारतीय समाज में पश्चिमी विचारों और आधुनिक शिक्षा से प्रभावित जो सुधार हैं वो हुए। इसमें मुख्य सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुले, ये सब इसके मुख्य जो थे हमारे नेता थे। ठीक है। साथ ही इसमें आप और नाम जोड़िए, दयानंद सरस्वती जी थे। इसके बाद एनी बेसेंट भी शामिल थी। इसके बाद आप देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, इन सब का रोल था। फिर धार्मिक सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे आंदोलनों ने तर्कवाद, एकेश्वरवाद, अंधविश्वासों, इन सब की अस्वीकृति पर जोर दिया। फिर सामाजिक सुधार, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, ऐसे मुद्दों को सक्रिय रूप से चुनौती दी और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? बौद्धिक जागृति को बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने में भूमिका निभाई। ये तमाम चीज़ें की गई। अब देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलनों में भारतीय पुनर्जागरण का क्या महत्व था, तो देख लेते हैं। पहले तो तर्क संगत विचारों का पुनरुद्धार हुआ। तर्क संगत मतलब लॉजिकल बात। ठीक है। अब जैसे आप सामान्य आपके साथ घर परिवार में होता होगा कि आज मान लीजिए कि आपको बाल कटाने जाना है, तो आपके घर वाले बोल दिए नहीं मंगलवार को मत कटाओ, गुरुवार को मत कटाओ, शनिवार को मत कटाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने बोला अरे यार आज को तेल लगाने की सोच रहा हूँ, नहीं आज शनिवार है, आज तेल मत लगाओ। फिर मान लीजिए आप नाखून काट रहे हैं, अरे आज गुरुवार है, क्या तो नाखून काट रहे हो। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या है आज ये, लॉजिक दो मेरे को इसका। ठीक है। अब इसका लॉजिक तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ आपको। ठीक है। लेकिन ये होता होगा, मतलब सामान्यतः है। अब कुछ एकदम अंबानी घर के होंगे तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, वो अपने यहाँ पढ़ भी नहीं रहे होंगे, लेकिन हम लॉजिक मांगते हैं कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो लॉजिक का यहाँ पे पुनरुद्धार हुआ। ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने सती और बाल विवाह जैसी पुरानी प्रथाओं को चुनौती दी, है ना, और तर्क और वैज्ञानिक जांच पर जोर दिया। मतलब राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो सती प्रथा है, ठीक है, ये क्यों चल रही है भाई, कि अगर पति खत्म हो गया
तो इसमें महिला का क्या दोष है? ठीक है, इसमें महिला का क्या दोष है? हाँ, जो ड्रम में भर दे रही है उन्हें सती प्रथा करा देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये इसमें इस महिला का क्या दोष है कि ये इसका पति मर गया, तो इसमें इसका क्या दोष है? इसने तो इसे नहीं मारा, और इसने इसे नहीं मारा, तो आप इसको क्यों मार रहे हो? और फिर चलिए, यहाँ पे अगर महिला खत्म हो जाती है तो पति को क्यों ऑप्शन मिल रहा है भाई? पति को क्यों ऑप्शन मिल रहा है कि वो दूसरे शादी करे? मतलब सारा ठेका आदमियों ने लिया है क्या समाज को चलाने का? महिलाओं को भी दो, उनकी शादी हो गई है तो उनका पति मर गया तो उनकी भी दूसरी जगह शादी करा दो, उनका भी तो जीवन चले ना। तो यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं ये, है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मार दे रहे हैं। अच्छा, लोगों के मतलब मार क्यों? एक बार मेरी तीखी बहस हुई थी एक व्यक्ति के साथ, तो उसने कहा कि सर सती प्रथा जो है वो इसलिए बंद, मतलब इसलिए चल रही थी उस समय, चलने दे रहे थे लोग, क्योंकि जैसे कोई महिला विधवा हो गई है तो अब वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ना हो जाए। ठीक है, ये वाला सीन। दूसरा, उसे संरक्षण देना पड़ेगा। जब तक पति जिंदा था तो पति तो सुरक्षा दे रहा था, लेकिन अगर अब भाई जिंदा है तो उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी, बाप जिंदा उसे सुरक्षा देना पड़ेगी। अच्छा, ये सब भी खत्म हो गया तो उसे कौन सुरक्षा देगा? तो हम इसे मजबूत भी तो बना सकते हैं। अगर आपके घर की कोई दीवार कमज़ोर है तो आप ये सोचेंगे नहीं नहीं दीवार गिरा देते हैं और फिर हम बिना दीवारों के रहते हैं, या आप अंबुजा सीमेंट लेकर के आएंगे और फिर उससे घर बनाएंगे और फिर उसमें रहेंगे, यही करेंगे ना, दीवार को मजबूत बनाएंगे। तो हम इसे क्यों कमज़ोर बनाएं भाई, है ना, हम इसे क्यों कमज़ोर बनाएं? तो इस तरीके से वो लॉजिक मांग रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। तो मुझे वो व्यक्ति कह रहा है कि उसकी सेफ्टी के कंसर्न के लिए, तो मतलब उसकी इतनी सेफ्टी की चिंता है कि उसको जला ही दो। मतलब वाह, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और वो चोरी ना हो जाए इसलिए उसको खर्च कर देता। ठीक है, तो इस तरीके की तो लोगों की सोच है। तो सती प्रथा, बाल विवाह पर लॉजिक मांगा राजा राममोहन रॉय ने। दूसरा, महिला अधिकारों को बढ़ावा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा राव फुले जैसे सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह के उन्मूलन की वकालत की। अब जैसे पर्दा प्रथा है, पहले पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन जो जब उत्तर पश्चिम सीमा से हुण आक्रमणकारी ये सब आने शुरू हुए, इसके बाद जो मतलब ये भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनसे शादी ब्याह कर लेते थे, इस तरह की चीज़ें चलती थी। तो पर्दा प्रथा में इसलिए रखा जाने लगा कि उनकी नज़र में ना आए, उनकी नज़र में ना आए, तो ये जो मतलब महिलाएं हैं इनसे वो मोहित ना होए, ताकि इन पे हमला ना करे, आक्रमण ना करे, इस अंदेशे से। तो महिला अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो पर्दा प्रथा तो इसलिए चालू हुई, लेकिन ये अब तो नहीं है ना, अब तो सैनिक आक्रमण, बाह्य आक्रमण नहीं हो रहे, तो अब इसको क्यों चलने दिया जा रहा है? ये वाली चीज़ है। अगर आपने स्त्री वो लेडीज़, वो लापता लेडीज़ देखी होगी, तो उसमें बोलते हैं ना कि मतलब इतना घूंघट रहता है कि मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है, तो वो इसी घूंघट के चक्कर में तो गुम जाती हैं वो। तो आप देखिए कि इस तरीके से बहुविवाह के उन्मूलन की वकालत की कि पॉलीगैमी क्यों हो रही है भाई, है ना, पर्दा प्रथा क्यों चल रहा है, ये सब चीज़ें। फिर धार्मिक सुधार, तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे आंदोलनों के उद्देश्य केसरवाद, समानता और लॉजिक्स को बढ़ावा देकर धार्मिक प्रथाओं को शुद्ध करना था। शैक्षिक उन्नति, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने वैज्ञानिक सोच और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करी। वहीं सामाजिक समानता और न्याय, ज्योतिबा राव फुले और ईवी स्वामी राय ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जैसे सुधारकों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, आप एक बड़ी सी फोटो, आप कोई साउथ की पिक्चर देखिए, अगर आपने जय भीम देखी होगी, तो उसमें एक मतलब बढ़िया सी रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे थोड़ा बहुत दिखते होंगे, पर उनका छोटा सा चेहरा होगा, उनके बड़े बड़े बाल होंगे, वो पेरियार साहब हैं। अगर आपने जय भीम देखी होगी तो उसके कमरे में जो सूर्या हीरो है उस मूवी में, उसके कमरे में भीमराव अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की फ़ोटो टंगी रहती है। और जो साउथ वाले हैं वो पेरियार को अम्बेडकर के बराबर ही मानते हैं, तो वहाँ का अम्बेडकर पेरियार ही हैं। तो देखिएगा आप, जब स्टालिन के अगेंस्ट में जो पार्टी बनाई है विजय थालापति ने, तो भी पेरियार के ही विचारों को आगे बढ़ा रहा है। ठीक, तो समानता और न्याय, इस पे जोर दिया। भारतीय पुनर्जागरण ने पारंपरिक ज्ञान को प्रगतिशील विचारों के साथ सम्मिश्रित करके आधुनिक भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। अब आते हैं हम राजा राम मोहन राय जो है हमारे RRR भाई, इनकी क्या भूमिका रही है। मतलब आप समझिए कि ये क्या लाजवाब इंसान थे।
मतलब ये हम जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मतलब आज महिलाओं को धन्यवाद देना चाहिए इन्हें कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया है। सती प्रथा, मतलब ये सच में राजा थे, मतलब जो इन्हें राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, सच में ही राजा थे। सती प्रथा का उन्मूलन किया इन्होंने। ठीक, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। अब देखिए 1814 में आत्मीय सभा बनाते हैं, फिर उसके बाद हिंदू कॉलेज से जुड़े होते हैं, और ये सब चीज़ें आप किनारे करिए। अभी अभी इसमें इनका रोल क्या था पुनर्जागरण में, वो देखना है हमें। तो 1829 में इन्होंने सती उन्मूलन अधिनियम पारित कराने में बहुत मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक का समर्थन हासिल किया, और वो उसमें फिर सफल भी रहे। फिर पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा, वैज्ञानिक ज्ञान, तर्कसंगत सोच, मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया। कोलकाता में हिंदू कॉलेज, जिसे बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहते हैं, की स्थापना का समर्थन किया। ये लगभग 1817-18 के बीच की बात होगी। फिर धार्मिक सुधार, अपने संगठन ब्रह्म समाज, ब्रह्मो लिखा है पर ये ब्रह्म समाज है, 1828 में स्थापित किया, और इसके माध्यम से एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर को मानना, इसको बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और अंधविश्वासों की निंदा करी। ठीक, फिर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करी। तो पहला तो सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यही वकालत थी। दूसरा, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी। तो ये काम, मतलब जो अच्छा अच्छा आप लिख सकते हैं वो इनके बारे में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, व्यापारिक, इन्हें सामाजिक जागरूकता फैलाने और दमनकारी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे समाचार पत्रों को प्रकाशित किया इन्होंने। और इन्हें बहुत सारे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे भारतीय, मतलब आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं इन्हें। इसके बाद इन्हें प्रेस का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम काम राजा राम मोहन जी ने किए। इसके बाद इन्होंने जो 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था, तो उसका क्या योगदान था? तो उसका योगदान था धार्मिक सुधार। इसने मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, अंधविश्वासों का विरोध किया। इसने एकेश्वरवाद, आध्यात्मिक प्रथाओं में तर्क संगतता और सार्वभौमिक ईश्वर में विश्वास पर जोर दिया। ठीक, फिर सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सती, बहुविवाह, बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया, और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। इसके बाद आप देखिए शिक्षा के लिए वकालत। समाज ने पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, इन सब को बढ़ावा दिया, और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी, गणित और आधुनिक विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। ठीक, फिर महिला सशक्तिकरण, संपत्ति के अधिकार, शिक्षा, सामाजिक सम्मान, इन सब के साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन जैसे सदस्यों ने महिलाओं को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर राष्ट्रीय जागृति, सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर धार्मिक रूढ़िवादिता, इन सबको चुनौती दी, और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करके राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, जिसने बाद के सुधार आंदोलनों को प्रभावित किया। फिर देखिए ब्रह्म समाज ने प्रगतिशील सुधारों के साथ तर्कसंगत विचारों को सम्मिश्रित करके भारत के सामाजिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की क्या भूमिका थी। महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका। अब हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर में आ गए। पहला, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का पक्ष रखा। इन्होंने एक कानून पारित करवाया, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट। इसके माध्यम से जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा शादी हो सकती है, और पहला विवाह इन्होंने अपने बेटे का ही करवाया विधवा महिला से। बाल विवाह का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए महत्व पर जोर दिया, और साथ ही इन्होंने बहुत सारे बालिका विद्यालय भी खोले। बहुविवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि भाई क्या 2-2, 3-3, 4-4 शादी कर रहा आदमी। बहुविवाह की निंदा की, और महिलाओं को शोषणकारी वैवाहिक प्रथाओं से बचाने की दिशा में काम किया। शोषणकारी वैवाहिक प्रथाओं, क्या बात है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, कई लड़कियों के स्कूल खोले, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, व्यक्तिगत रूप से परिवारों से मुलाकात की, और बेटियों को शिक्षा के लिए भेजने के लिए राजी किया। मतलब समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में भी मतलब उस स्तर पे, मतलब लड़कियां जितने स्तर पे मतलब सच में स्कूल जानी चाहिए उतना नहीं जा रही हैं, लिटरली में जितनी जानी चाहिए। मतलब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है। मतलब आदमी
जो आदमी बड़ा खुश हो रहा है, वाह सुनीता विलियम अंतरिक्ष से वापस आ गई, अंतरिक्ष से वापस आ गई, वो मतलब वो पृथ्वी ग्रह से बाहर है भाई साहब, दूसरे ग्रह मतलब पृथ्वी ग्रह से बाहर चली गई थी। आप एक गांव छोड़ के दूसरे गांव नहीं जाने देते अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, ये तो हाल है। भेजिए, नहीं तो फिर वही ड्रम वाला कांड होता है। फिर भारत में जाति सुधारों पर भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा भाई? जो कठोर जाति व्यवस्था थी उसको चुनौती देने और बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। समानता और न्याय की वकालत करने वाले समाज सुधारक और आंदोलन उभरे। जैसे मुख्य प्रभाव क्या है? पहला, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की आलोचना हुई, जिसमें महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ईवी रामास्वामी, इन सुधारकों ने अस्पृश्यता और भेदभाव की खुलेआम निंदा की। इसमें आप नाम जोड़ सकते हैं अम्बेडकर जी का भी। फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज ने उत्पीड़ित जातियों के उत्थान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। दूसरा आप देखिए, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज जैसे आंदोलनों ने जाति आधारित भेदभाव को खारिज कर दिया और सभी व्यक्तियों की गरिमा की वकालत की। फिर इन संगठनों ने सामाजिक एकता की दिशा में कदम के रूप में अंतरजातीय भोजन, ठीक है, मतलब इंटरकास्ट भोजन चल रहा है, इंटरकास्ट विवाह चल रहा है, सबको प्रोत्साहित किया। बताइए क्या गजब बात है। जहाँ तो आप बात कर दीजिए कि पापा मैं एक लड़की से, तो हो गया पापा का चप्पा निकल आता है। निचली जातियों के लिए शैक्षिक सुधार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे सुधारकों ने हाशिए के समुदायों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाया जा सके। दूसरा, महाराष्ट्र में फुले के स्कूलों ने दलितों और महिलाओं को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें सामाजिक अन्याय को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाया। तो देखिए क्या हुआ, मैं रिवीजन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की आलोचना हुई, ठीक है, ये तो समस्या थी, आज भी है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की बात करी, इसके लिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट भोजन की व्यवस्था चली, ठीक है। फिर निचली जातियों के लिए शैक्षणिक सुधार, मतलब जो वो लोग निचली जाति मानते तथाकथित, अपनी नज़रों में तो कोई निचली जाति नहीं है, एक ही जाति है, सिर्फ इंसान। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे सुधारकों ने ऐसे लोगों को शिक्षा को बढ़ावा दिया और सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करी। जैसे महाराष्ट्र में फुले के स्कूलों ने दलितों और महिलाओं को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें सामाजिक अन्याय को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाया। चौथा, कानूनी और सामाजिक परिवर्तन, सुधार आंदोलनों ने ब्रिटिश अधिकारियों को जाति, विकलांगता और उन्मूलन अधिनियम 1850 जैसे सुधारों को पेश करने के लिए प्रभावित किया, जिससे ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों की संपत्ति के अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे जातिगत कठोरता कम हो गई। इसके अलावा समानता के लिए धार्मिक आंदोलन, केरल में श्री नारायण गुरु ने एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया। श्री नारायण गुरु जो है इनके बहुत सारे आश्रम, जैसे आप देखेंगे कि भोपाल में आप देखेंगे डीबी मॉल के सामने ही मिलेगा आपको। एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने जाति आधारित उत्पीड़न को चुनौती दी और मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के विचार को बढ़ावा दिया, है ना। ये तो मतलब मोदी जी से भी आगे निकले, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, ठीक है, तो वन नेशन, वन इलेक्शन। तो समानता के लिए धार्मिक आंदोलन की बात करें तो एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, एक ईश्वर मतलब जानिए मन के अंदर जो है, एक धर्म मतलब जो आप उसका पालन कर सके, उसमें इंसानियत भी शामिल है, और एक जाति मतलब इंसान की जाति। निष्कर्ष, ये मेरी व्याख्या थी, ये मैं नहीं जानता कि श्री नारायण गुरु ऐसा बोल रहे हैं। निष्कर्ष, भारतीय पुनर्जागरण ने सामाजिक सुधारों की नींव रखी, जाति पदानुक्रम को कमजोर किया, समावेशिता को बढ़ावा दिया, हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाया। इन प्रयासों ने 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के सामाजिक सुधार आंदोलनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ठीक, तो देखिए अब तक आपने क्या देखा, एक बार देख लीजिए। पहले हमने देखा कि भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य बिंदु देख लिए, फिर हमने सामाजिक सुधार आंदोलनों में क्या महत्व है पुनर्जागरण का, ये देख लिया। फिर राजा राम मोहन राय का भूमिका देख लिया। फिर तर्कसंगत सोच और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने में ब्रह्म समाज का योगदान देख लिया। महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में ईश्वर चंद्र की क्या भूमिका, ये देख ली। भारत में जाति सुधारों पर भारतीय पुनर्जागरण का क्या प्रभाव था, ये देख लिया। अब देखते हैं आगे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान था। इनके बारे में तो आप ढूंढ के पढ़िए, इन सब के बारे में। आप खाली टाइम में जो अगर आप जो देखिए, आपको 2-3 AI ऐप जैसे ग्रॉक, आप जानते ही होंगे, बहुत स्मार्ट है, पर फिर भी ग्रॉक बहुत अच्छा है। मतलब
ग्रॉग इस सेंस में बहुत अच्छा है, जैसे आपको अगर मान लीजिए उससे पूछिए कि मेरे को जो अर्थक्वेक आया बैंकॉक में, ठीक है, उसकी पूरी मेरे को भाई मतलब पूरी 10-15 दिन में जितनी न्यूज आई ना, उसको मेरे को 10 पॉइंट में दे दे। फिर आप डीप सीक को चलाइए, ये भी बहुत प्यारा है, ठीक है, और अपना चैट जीपीटी तो है ही बहुत प्यारा, ठीक है। तो इन सब को मतलब आप बढ़िया से इस्तेमाल करिए और ये आपको हर तरीके से मदद करेंगे। आप इनसे जो बस आपसे सवाल पूछते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते अच्छे से आना चाहिए, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो इनकी क्या भूमिका थी फुले दंपत्ति की? तो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। हाशिए पर पड़े समुदाय हाशिए समझते हैं ना, जैसे कॉपी होती है और उस कॉपी में फिर हम ये लिखने वाला पोर्शन होता है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये हाशिए है, मतलब जो किनारे पड़ा पोर्शन है ना, इसको हाशिए बोलते हैं। तो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब सोचिए शिक्षा को कितना बड़ा टूल मान रहे हैं ये। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप 10th में आप 96% ले आए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, लेकिन जो समझ है, विवेक है, वो इससे खुलता है शिक्षा से। मतलब शिक्षा जो है आपको तर्क करने की, आपको आपके विवेक को जागृत करने की ये समझ देता है। ये हासिल करना है यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य। यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य डिग्री हासिल करना नहीं है। तो ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया, जिसकी प्रधान अध्यापिका सावित्रीबाई फुले जी थी। उन्होंने दलितों, पिछड़ी जातियों, विधवाओं के लिए भी स्कूल खोले, जिससे समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को शिक्षा मिली। दूसरा, अच्छा ऐसा नहीं था कि ये उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते। उच्च वर्ग के जो लोग के जो घर वाले हैं, वो पहली बात तो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजने देना चाह रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजने भी देना चाह रहे हैं। तो वो एलिट स्कूल भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ ब्राह्मण टीचर ही हो, प्यून भी ब्राह्मण हो, सब कुछ ब्राह्मण हो। जबकि ये लोग जो हैं ये तैयार हैं कि भाई आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पढ़ाने से मतलब है। फिर जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ये। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को खारिज करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज बनाई। समाज में जातिगत और पीड़न को चुनौती दी, शूद्रों और अति शूद्रों के अधिकारों की वकालत की। तभी उन्होंने मतलब अपने आप को दलित कहना शुरू किया था, ज्योतिबा फुले ने ही। महिला सशक्तिकरण और विधवा पुनर्विवाह। देखिए अभी हम शेड्यूल कास्ट इनको बोलते हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है। इसी महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन कहा, फिर इसे ही पहले दलित कहा था अपने ज्योतिबा फुले ने। महिला सशक्तिकरण और विधवा पुनर्विवाह। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। फुले दंपत्ति ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवाओं और परित्यक्त बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जैसे आश्रय खोले, ठीक है। देखिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। क्या किया उन्होंने? बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है, जैसे आश्रय खोले। किस लिए? ताकि जो विधवा पुनर्विवाह को, जो विधवाएं हैं और जो परित्यक्त बच्चों की सुरक्षा है उनके लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई दलित महिला है, अच्छा इनके साथ जब जब उच्च वर्ग बलात्कार कर रहा है तब जाति वर्ग नहीं आ रहा है, तो इस दलित महिला के साथ बलात्कार हो गई, गर्भवती हो गई। अब ये जो बच्चा है इसको तो समाज स्वीकारेगा नहीं, है ना। समाज तब नहीं बोला जब उसका बलात्कार हो रहा था और जिसने उसका बलात्कार किया कि उसको सजा दी जाए, इसका क्या दोष है। तो ऐसे परित्यक्त बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोले गए। इसके बाद सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों ने बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा दिया। फिर किसानों और मजदूरों के लिए भी वकालत करी। जो ज्योतिबा फुले है, उन्होंने किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, ये सब किताबें लिखी, जिसमें जमींदारों और उच्च वर्गों द्वारा किसानों, मजदूरों, निचली जातियों के शोषण पर प्रकाश डाला गया। फिर शिक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, इन सब को बढ़ावा देने में फुले दंपत्ति के अथक प्रयासों ने भारतीय पुनर्जागरण के दौरान भारत के सुधार आंदोलनों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। पढ़ाई के लिए काम किया, जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम किया, फिर इसके बाद इन्होंने महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह पर काम किया, फिर उन्होंने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण, फिर किसानों मजदूरों की वकालत करी। अब देखिए, अब आते हैं हमारे
हम्म, इसमें मैंने ठीक है, आर्य समाज आगे आ जाएगा। फिर से मुस्लिम समुदाय के उत्थान में अलीगढ़ आंदोलन का योगदान पूछा जा रहा है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है, इसको सर सैयद अहमद खान जो है ना, इन्होंने चलाया। तो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, उसकी स्थापना हुई। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन ने पर्दा, बहुविवाह जैसी पुरानी प्रथाओं का विरोध किया। देखिए जो हुआ क्या था, सर सैयद अहमद खान जो थे, ये क्या हुआ, ये 1857 की जब क्रांति हुई, उस दौरान ये काम करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। तो क्या हुआ कि 1857 क्रांति के बाद एकदम ऐसा माहौल बना कि जो मुसलमान थे उनको जिम्मेदार माना गया 1857 क्रांति के लिए। पहला कारण तो ये भी था कि जो बहादुर शाह जफर था वो सेंट्रल अथॉरिटी में बैठा हुआ था, तो सब उसी को बोल रहे थे कि भाई साहब बहादुर शाह जफर जो है यही दोबारा राजा बनेंगे, यही नेतृत्व करता है इसके। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, फिर इन्होंने अब मुसलमानों के साथ जो कि लॉयल्टी प्रूव करना अंग्रेजों के लिए, नहीं तो हमारा मार मार भरता बना देंगे। तो उसके चक्कर में फिर जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी थे वो अंग्रेजों के साथ हो गए। तो अंग्रेजों के अब साथ हुए तो उनकी पश्चिमी शिक्षा की ओर भी जाएंगे वो, पश्चिमी शिक्षा की ओर गए तो वैज्ञानिक शिक्षा की ओर भी बढ़े। तो जो ये मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम आंदोलन था, उसमें ये इक्का दुक्का ही आंदोलन ऐसे थे जो पश्चिम की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते थे। बाकी सब जो है शरीयत, कुरान, इन्हीं के हिसाब से चलने की बात करते थे। तो सामाजिक सुधार में इन्होंने तभी पर्दा प्रथा, बहुविवाह ऐसी पुरानी प्रथाओं का विरोध किया। राजनीतिक जागरूकता, सैयद अहमद ने सामाजिक प्रगति के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया। संस्था का निर्माण, ज्ञान के प्रसार के लिए अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट की स्थापना की। आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम भागीदारी को बढ़ावा दिया। अगर आप एक सीरीज देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब आप देखेंगे, ये श्याम बेनेगल जो वेस्ट बंगाल के हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने बनाई है। और इसमें ये जो बुक है, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की। तो इस बुक का पूरा मतलब फिल्मोग्राफी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक से एक कैरेक्टर हैं, सब कुछ है, अपने इरफान खान, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पीयूष मिश्रा, सब ने इसमें एक्टिंग करी है। और ये लगभग 1970-80 के दशक में बनी है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो उसमें दिखाता है, जो सब सैयद अहमद खान है, ये लोगों से भीख मांग मांग करके, उसको भीख ही बोलेंगे, भीख मांग मांग कर करके ये एएमयू की स्थापना करी उन्होंने। मतलब ये 1920 में जाके एएमयू हुआ, लेकिन जब इन्होंने 1875 में उसकी स्थापना करी, 1875 या 1885 के आसपास, लगता है 1875 ही है। तो तब ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, शुरू में उसकी स्थापना जब करी तो भीख मांग मांग करके, लोगों से चंदा ले लेकर के, दान ले लेकर के इन्होंने इसकी स्थापना करी, ठीक है। तो आप ये जरूर देखिएगा एक बार, पहले अभी मेंस दे लीजिएगा। लेकिन अब आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और सामाजिक जागृति को बढ़ावा देने में जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी क्या भूमिका थी? तो उनकी भूमिका तो ये थी कि वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की बात करते थे, विश्व बंधुत्व की बात करते थे, सामाजिक सुधार की बात करते थे, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते थे। ये भी यहाँ ऊपर लिखा है मैंने। और संस्था का निर्माण किया उन्होंने, ठीक है। इनका क्या रोल था? जैसे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या है भाई? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को, जो आपके रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसको देशभक्ति की भावनाओं के साथ जोड़ता है। यह एक राष्ट्र की पहचान नैतिक और मौलिक आधारों पर, मतलब राष्ट्र की पहचान के नैतिक और, यहाँ पे मौलिक आएगा, मौलिक आधारों पर जोर देता है। एकता, गौरव, सामाजिक प्रगति, इन सब को बढ़ावा देता है। भारत में स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रवाद से जोड़ा, सामूहिक शक्ति को प्रेरित किया और नागरिकों में उद्देश्य की भावना जागृत की, ठीक है। तो ये इनका स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को देशभक्ति की भावनाओं के साथ जोड़ता है और एक राष्ट्र की पहचान के नैतिक और मौलिक आधारों पर जोर देता है। एकता, गौरव, सामाजिक प्रगति, इन सबको बढ़ावा देता है। और भारत में स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रवाद से जोड़ा, सामूहिक शक्ति को प्रेरित किया और नागरिकों के उद्देश्य
नागरिकों में उद्देश्य की भावना जागृत की। फिर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। विवेकानंद ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिक शक्ति पर जोर दिया, भारतीय संस्कृति विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा दी। फिर विश्व बंधुत्व। शिकागो धर्म संसद में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, 1893 के भाषण ने सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा दिया। अब देखिए, ये जो धर्म संसद थी ना शिकागो में जो हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी, पूर्व प्लस पश्चिम, ठीक है, पश्चिम में क्या है, यूरोप है, पूर्व में क्या है, इंडिया है। तो पूर्व का स्पिरिचुअलिज्म और पश्चिम का मटेरियलिज्म या साइंस, इन सबको मैच करके एक बीच की चीज़ बनाई जाए, मध्यम मार्ग टाइप से। देखिए, ये नव्य वेदांती थे, ठीक है, ये भी शंकराचार्य वाले थे, लेकिन जो शंकराचार्य की वेदांत फिलॉसफी थी उससे में कुछ एडिशन करके ये नव्य वेदांती थे, ठीक है। जैसे ईश्वर को मानते थे, साथ ही साथ ये मूर्ति पूजक भी थे, ठीक है, काली माता की पूजा करते थे। तो ये सब हुआ। फिर सामाजिक सुधार। जातिगत भेदभाव का विरोध किया, महिलाओं और वंचितों के लिए शिक्षा का समर्थन किया। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद मैंने बताया ही, आध्यात्मिक मूल्यों को राष्ट्रीय गौरव और प्रगति से जोड़ा। संस्था का निर्माण। सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 के आसपास। 93 में तो वहीं थे, आने में 2-3 साल लग जाएंगे। फिर भारतीय पुनर्जागरण में आर्य समाज का योगदान। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूं, जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, वो ये है कि इतने विवेकशील तो आप भी होंगे, ये समझते होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, इन सब के आगे जी कॉमन है ना। उसके बाद आप देखिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, टी.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार, ठीक है, और विवेकानंद, और नाम लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये सब नाम लीजिए। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, ये कोई भी समाज में छुआछूत नहीं चाहते। ये सब स्त्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये सब स्त्री समानता की बात कर रहे हैं, ये सब छुआछूत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सब जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सब सती प्रथा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सब विधवा पुनर्विवाह के समर्थक हैं, ये सब मतलब जो शिशु हत्या है उसके विरोध में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो भूलना ही नहीं, ठीक है, कि हम अरे यार महात्मा गांधी ने क्या बोला तो समाज, नहीं भाई साहब, सब लिखो। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा की बात करी, बिल्कुल करी, स्त्री समानता की बात करी, बिल्कुल करी, छुआछूत हटाने की बात करी, बिल्कुल करी, जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात करी, बिल्कुल करी, समाज में स्त्री सती प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल उसके खिलाफ बात करी। वैसा तो 1829 में ख़त्म हो गया, तो क्या ही बोलेंगे, तब तो उनको पैदा होने में अभी 30 साल बाकी थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, उन सब के खिलाफ भी बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सब में मतलब ये खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, ये सब चीज़ें। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ना। तो अब मैं अपने स्लाइड में आ जाता हूँ। कहाँ गई, इसमें क्या था, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है वीडियो, तो आइए। आर्य समाज का योगदान, है ना। आर्य समाज का योगदान क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम इनका मूल शंकर था शायद। 1875 में आर्य समाज ने वैदिक ज्ञान को बढ़ावा दिया और अंधविश्वासों को खारिज कर दिया, और आर्य समाज की स्थापना करी इन्होंने 1875 में, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, 1875 में, इस 10 साल पहले ही आर्य समाज स्थापित हो गया था, ठीक है। सामाजिक सुधार, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, इन सब का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। फिर शिक्षा क्षेत्र में वैदिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए DAV दयानंद एंग्लो
वैदिक संस्थान। तो अपने धोनी भाई थे ना, यहीं से पढ़े थे, डीएवी स्कूल से। तो आप देखेंगे जब मैच होता है डीएवी वर्सेस केवीएस, ठीक है, MS धोनी पिक्चर आप देखेंगे उसमें। फिर धार्मिक शुद्धता, एकेश्वरवाद की वकालत की और मूर्ति पूजा की आलोचना की, ठीक है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव पर जोर देकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। तो पुनर्जागरण में आर्य समाज का जो योगदान था वो ये सब था, ठीक है। कि मतलब बहुत इजी है, आप याद रखिए। बस बस एक दो काम आपको याद रखने हैं कि आर्य समाज में आपको याद रखना है कि भाई 1875 में बना, ठीक है, याद रखिए। पहले ये शुरू में शायद लाहौर में था या बम्बई में था, लाहौर चला गया, या लाहौर में था बम्बई आ गया, ये देख लेंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए दयानंद सरस्वती, ये भी गजब आदमी थे। इन्होंने वैदिक पुनरुत्थान किया। इन्होंने वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर जोर दिया है ना, वेदों की ओर लौटो। मूर्ति पूजा अनुष्ठानों को अस्वीकार किया। तो देखिए मूर्ति पूजा खंड, मतलब ये कह रहे हैं कि जो वेदों में लिखा है ना वही सही है, बस हो गया, तो ज़्यादा आगे नहीं जाओ, वेदों की ओर लौटो की बात कर रहे हैं। पुराण उराण सबको ढकोसला बता रहे हैं। सामाजिक सुधार, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, इन सब का विरोध कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने इतनी बार नाम लूंगा इन चीज़ों का कि आप सामाजिक मैटर जब लिखें तो आपको याद आ जाए कि भाई समाज वाले में सर ने क्या बताया था। फिर शिक्षा, वैदिक और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीएवी स्कूलों की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। फिर धार्मिक सुधार, धर्म में एकेश्वरवाद और सत्य की वकालत की। फिर राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक जागृति के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित किया। अब देखिए क्या है, RRR जो है राजा राम मोहन राय, ये सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को, ठीक। जबकि जो दयानंद सरस्वती है वो सिर्फ और सिर्फ देसी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है पश्चिमी शिक्षा के। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको दोनों में सब समान मिलेगा। राजा राम मोहन राय में भी समान मिलेगा कि जाति भेदभाव की बात कर रहे हैं, बाल विवाह हटाने की बात कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हटाने की बात कर रहे हैं, अनुष्ठानों को हटाने की बात कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में बात कर रहे हैं, एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं। ये सब दोनों सेम बोल रहे हैं, लेकिन बस एक ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि इन्हें जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सब उसको ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मतलब भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके पक्षधर दयानंद सरस्वती नहीं है। ये एक मूल अंतर है दोनों में। अब देखिए, अब भारत के लोग जो हैं दो तरीके के लोग हैं। पहला एक हुआ भारत शिक्षा से पश्चिमी शिक्षा की ओर, ठीक। दूसरा ओनली भारतीय शिक्षा, ठीक। इसमें आपको पता है कौन कौन आ रहा है। इसमें आपको राजा राम मोहन राय आ रहे हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आ रहे हैं, इसमें आपके विवेकानंद जी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके सर सैयद अहमद खान आ रहे हैं। फिर इसमें आपके दयानंद सरस्वती जी आ रहे हैं। लेकिन जो आपका विदेशी से भारतीय शिक्षा की ओर भी कोई आ रहा है भाई, तो कौन आ रहा है? ये एनी बेसेंट लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग भारतीय शिक्षा की ओर आ रहे हैं, मतलब इनका जो मतलब वेदों हो गया, भगवत गीता हो गया, इस ओर आ रहे हैं। तो पुनर्जागरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान ये है कि ये लोग जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय शिक्षा है, उसकी ओर आ रहे हैं। मतलब ये लोग पश्चिम के ज्ञान से, पश्चिम के वो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से बोर होकर के ये लोग आ रहे हैं वेदों गीता की ओर, भगवत गीता की ओर, इसको ही मान रहे हैं। तो अगर आप वैसे देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइप का आदमी हूँ कि मेरे को स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक फिलोसफर रहे हैं भारत के, दक्षिण भारत के, उनका नाम है जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, जड्डू कृष्णमूर्ति। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ बता दूं कमाल की, इनको वो था डिसलेक्सिया, जो वो तारे ज़मीन पर पिक्चर में था, वो बच्चे को था वैसे ही। तो हुआ क्या कि जड्डू कृष्णमूर्ति जो है ना, ये इनके साथ भी यही दिक्कत थी। तो 1893 या 92 के आसपास, सॉरी 92-93 इसके आसपास एनी बेसेंट भारत आ गई थी, है ना। 1893 में महात्मा गांधी चले गए थे साउथ अफ्रीका। 1893 में शिकागो में धर्म संसद हुई, तो एनी बेसेंट यहाँ आई। अब एनी बेसेंट जब यहाँ आई तो उन्हीं के तत्वाधान में जो बालक था, ये बाद में धीरे धीरे जब ये बड़े हुए, मतलब
एनी बेसेंट तो इस समय भारत आ गई, लेकिन 1900 के आसपास के समय में जब इनसे टाइमिंग कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एनी बेसेंट के आने के बाद इनसे मिले तो एनी बेसेंट फिर इनको पढ़ाई लिखाने की कोशिश करी पर नहीं पढ़ पाए, फिर इनको आयरलैंड भेजी, और जब आयरलैंड भेजी क्योंकि एनी बेसेंट वहीं से आई थी, आयरलैंड भेजी और वहाँ फिर इनकी शिक्षण हुई, फिर भी ये पढ़ने में वहाँ भी कमज़ोर थे, तो इनकी स्पिरिचुअल की ओर बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिज्म की ओर इनका बहुत झुकाव था, तो उन्होंने फिर उसमें खूब काम किया। तो आप ये मानिए कि जैसे ओशो तो बहुत फेमस है, ठीक है, ओशो तो अपनी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन जो जड्डू कृष्णमूर्ति हैं उनका जो प्रभाव है वो अलग ही है। आप सुनिए, मतलब वो इंग्लिश में मिलेंगे आपको, हिंदी में नहीं मिलेंगे, आप उनको सुनिए एक बार, आप मतलब इस टाइप के हो जाएंगे कि मतलब लिटरली हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे फिलोसफर रह गए और हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तो क्या ही है ना, इनको पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ऐसे ही है। तो भारतीय पुनर्जागरण में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसने क्या योगदान दिया? पहले तो आध्यात्मिक जागृति, हेलेना ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकाट, इनके द्वारा स्थापित इसने भारतीय आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा दिया। दूसरा, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हुआ, भारतीयों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक अधिकारों की वकालत करी। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने और क्या काम किया? जो शिक्षा है, ठीक है, तो शिक्षा मतलब आधुनिक शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज, अब जो BHU बन गया, उसकी स्थापना करी। ठीक है, मतलब देखिए 1960 में जो BHU है वो BHU बन गया। कभी जाइए BHU, बहुत अच्छी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। फिर राष्ट्रवाद, एनी बेसेंट जैसे नेताओं को भारतीय स्वशासन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रभावित किया। मतलब एनी बेसेंट ने क्या किया? एनी बेसेंट जुड़ गई इनसे बाद में, फिर एनी बेसेंट ने इसको आगे बढ़ाया मद्रास में, और फिर वो एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता इन सब से भी जुड़ी। अब इसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय के बारे। अब हम जितने थिंकर हैं, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा मोड़ा, कि कभी 3 मार्कर में या 7 मार्कर में आ जाए तो देख लीजिए। इनको तो आप निबंध लिख सकते हैं 1000 वर्ड का इनके लिए। आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाने वाले राजा राम मोहन राय 1772-73, 1833 तक, मतलब इस समय तक जिए। 1832 में क्या हुआ, जो अकबर द्वितीय था ना, उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिस्टल चले गए। ठीक है, और ब्रिस्टल चले गए इंग्लैंड के, फिर ये ठंड की वजह से उनकी वहाँ डेथ हो गई। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देखिए इनका परिचय हमको ऐसा लिखना है कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये ना लिखते, हम लिखना है कि आप भारत के महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक और पत्रकारिता के जनक और आधुनिक भारत के जनक और आधुनिक भारत के जनक हो गए, पत्रकारिता के जनक हो गए, ठीक है, के रूप में जाने जाते हैं। ये इनका इंट्रो है। फिर किसी समाज की प्रगति उसके सबसे कमजोर सदस्यों के उत्थान पर निर्भर है। सही बात है, ठीक है, मतलब राजा का बेटा राजा क्यों बने, हर बार योग्य बने ना कोई। फिर उन्होंने तोहफातुल मुहाविदीन, केसरवादियों को उपहार, ऐसी किताबें लिखी है ना, संवाद कौमुदी, तोहफातुल मुहाविदीन। फिर सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, देखिए कुछ काम आपको भी करना है, आपको भी, आपके पास भी नोट्स होंगे, इसमें जो आपने एडिशनल लिखा होगा वो पढ़ना है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो बस आपका भी पुनर्जागरण हो जाएगा। सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। प्रभाव, समाज में तर्कवाद, समानता को बढ़ावा देते हुए ब्रह्म समाज की स्थापना करी। बस अब ऐसे ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा अपने सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। ठीक है, ये 1831 में पैदा हुई, 1897 में खत्म हुई। भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक समाज सुधारक, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। आपको देखिए, जो आपको इंट्रो बनाना है ना अच्छा सा, बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, आप कहीं से ये ढूंढ लीजिए कि इनका उपनाम क्या है, कुछ भी मिल जाए, ठीक है, और चलो नहीं मिलता है तो जो जो उन्होंने काम किए हैं, शिक्षा का काम किया है, समाज को सुधार किया है, महिला सशक्तिकरण किया है, इन सब का कीवर्ड लिखना है, के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ऐसा
जागो उठो, खुद को शिक्षित करो, उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ो, ये इनका मोटो था। काव्य फूले नामक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली कविताओं का संग्रह किया इन्होंने। कार्य, लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, जाति और लिंग भेदभाव से लड़ाई लड़ी। ठीक। प्रभाव, अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं की शिक्षा को शुरुआत करी। ये होती है स्ट्रॉन्ग वुमेन। फिर अगला, दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने क्या किया, एक आध्यात्मिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक रहे। 1824 से 83 तक इनका जीवन काल रहा। 1875 में जी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, ऐसे करके और भी इनकी कई पुस्तकें हैं, वो हमें वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे भी ना राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और आप उनको क्या नाम हुआ, विवेकानंद जी को और सावित्रीबाई फुले को, यही बहुत अगर डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका एथिक्स वाले पोर्शन में भी काम हो जाएगा। कार्य क्या किया ना, मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध किया, वैदिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। प्रभाव, ये भी स्कूलों जैसे शैक्षणिक संस्थानों को प्रेरित किया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। फिर आ गए हैं हमारे विवेकानंद जी। 1863 में जन्म हुआ इनका। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, तभी तो हम उसमें युवा दिवस मनाते हैं। और 1902 में बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। एक आध्यात्मिक नेता थे, मतलब देखिए इनकी उम्र कितनी, मतलब कितने साल में इनकी मृत्यु हो गई। 63 में पैदा हुई है ये, 37 और 37 दो 39 में ये ख़त्म हो गए, 32 में शंकराचार्य ख़त्म हो गए। तो एज इज़ नॉट, एज इज जस्ट अ नंबर, उसका कोई लेना देना नहीं है किससे, दिमाग से। जिन्होंने पश्चिम को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। रामानुजन जी को भी देख लीजिए, 30 से कम उम्र में ही खत्म हो गए थे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। पुस्तक राजयोग ज्ञान योग ये लिखा। ठीक है। इनके इनके गुरु कौन थे, हाँ, राम कृष्ण परमहंस। वेदांत का संदेश फैलाया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, युवाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। प्रभाव, भारत में सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया। फिर अम्बेडकर जी, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक और न्यायविद थे। उदाहरण, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ। ठीक है। यहाँ पर डिग्री का मतलब ये नहीं है कि BA BSc की डिग्री, ठीक है ना, प्रगति की डिग्री की बात चल रही है। जाति का विनाश ऐसी किताबें लिखी, दलितों के अधिकारों की वकालत की, जातिगत भेदभाव से लड़ाई लड़ी, शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रभाव, दलित आंदोलन का नेतृत्व किया, भारत के लोकतंत्र को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी जी, 1869 से 1948 तक चला इनका समय, और अहिंसक प्रतिरोध को बीड़ा उठाया। वह बदलाव खुद बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, तभी बोलिए किसी को पढ़ने को जो आप खुद पढ़ते हो। पुस्तक हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी मेन किताब है। इसे तो आप मतलब मजाक मत मानिए, इसको इतने अच्छे से पढ़िए आप कि क्या ही बोलूँ, आपको उद्धार हो जाएगा। कार्य, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन का नेतृत्व, मतलब महात्मा जी के कार्य पढ़ने पड़ेंगे अपन को, इतने सारे तो किए उन्होंने। प्रभाव, सामाजिक सद्भाव, स्वराज और आर्थिक आत्मनिर्भरता की वकालत की गई। तो ये तमाम जो आपने देखा भारतीय पुनर्जागरण के विषय में, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अपने जीवन में इसको उतार लीजिए। आपको मज़ा ना आ जाए तो पैसा वापस। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, प्रसारित करिए। हैव अ नाइस डे।